नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज की खास मुलाकात में हम आपको आज एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने में ही खास हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, लोग उनसे काफी प्रेरणा लेते हैं। और आपको बता दें, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रह चुके हैं। इन्होंने काफी कुछ किया है समाज के लिए। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में उन्होंने लोगों के लिए फंड दिया, 1 करोड़ की जो राशि थी वो उन्होंने दी है, और भी बहुत कुछ खास किया। हम आपको उनसे सीधा रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन अब एक अच्छे नेता हैं आप बीजेपी से। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सुना है, आपके शुरुआती सफ़र से लेकर अब तक का मैं जानना चाहूँगी। नहीं, देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में था और मैंने उच्च पद पे काम किया, लेकिन मुझे लगा कि गवर्नमेंट सेवा में आप जो समाज की सेवा कर सकते हैं उसका दायरा काफ़ी कम होता है। जबकि आप अगर राजनीति में हैं और आप किसी अच्छी जिम्मेदारी पे हैं तो आप देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, जिसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। तो यही सोच के मैंने गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने अपने संस्थान शुरू किए 2004 में, HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें BTech, MTech, B फार्मा, M फार्मा, MBA, MCA और ग्रेजुएशन लेवल पे BBA, BCA, D फार्म, पॉलिटेक्निक और दिल्ली पब्लिक स्कूल के फ्रेंचाइजी, ये 2004 से लेके 10 तक शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि जो मैंने शिक्षा में सेवा की है इसका दायरा और बढ़ाया जाए, और फिर मैंने 2014 में शिक्षक MLC का चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं उस चुनाव में नहीं जीत पाया, और फिर 2018 में मैं राज्यसभा के लिए चुना गया। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, तो मेरे ख्याल से जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं ये मानता हूँ अगर 2014 में मैं MLC हो गया होता तो आज शायद राज्यसभा में नहीं होते। मैं यहाँ पर अब आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की और आपने खुद कोरोना केयर फंड के लिए 1 करोड़ की राशि जो है डोनेट की है, और किस तरीके से आपने मदद की है, क्योंकि ये राशि बहुत बड़ी है। हम जिस तरीके से देखते हैं आपने बहुत मदद भी की, तो कुछ बताएं कोरोना काल में किस तरह का वक्त रहा है आपका। देखिए, ये जो 1 करोड़ की धनराशि थी ये तो मैंने अपनी सांसद निधि में से दी है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे यहाँ काफ़ी लोगों की मदद की। उसमें जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी रसोइयाँ चलाई, उसमें मैंने अपना सहयोग दिया। हम लोगों ने ITC कंपनी से बात करके उनसे लगभग 5 लाख रुपए की सामग्री मंगवाई, जो कि यात्री जा रहे थे स्पेशल ट्रेन्स में, तो उनके लिए सूखे भोजन की व्यवस्था थी, वो हम लोगों ने कराई। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने कैंप लगा के कोरोना टेस्ट कराया। तो समय समय पे ये व्यक्तिगत रूप से भी मैंने काम किया। मतलब एक तरीके से खुद से जो इच्छा होती है, बिल्कुल, क्योंकि हम अगर कोरोना काल के वक्त की बात करें तो हर व्यक्ति ने आगे आकर मदद की, और हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो काफ़ी मदद जो है की गई है और लोगों से तारीफ भी सुनने को मिली। लेकिन अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे इंजीनियर थे, आप पॉलिटिक्स में आए और अब आप राज्यसभा सांसद भी हैं, तो आगे क्या कुछ करने की प्लानिंग्स हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। बाकी के सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, देखिए, ऐसा है, करने की इच्छा होनी चाहिए और बड़ा करने की इच्छा होनी चाहिए। ईश्वर अपने आप आपको रास्ता दिखाता है कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं राजनीति के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी सक्रिय हूँ। मैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, उत्तर प्रदेश योग एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ नेशनल लेवल पे। तो इन सब चीज़ों में भी मैं काफ़ी अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी एनर्जी देती हैं, यंग रखती हैं, और मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना चाह रहे थे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो आपने बता ही दिया। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने PM मोदी को एक पत्र लिखा था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, हम आपके ज़रिए बताना चाहेंगे। देखिए, मैंने माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को
अगस्त माह में एक पत्र लिखा था और मैंने उनसे ये अनुरोध किया था कि भारत में आज सभी समस्याओं की लगभग एक ही मूल है और वो है बढ़ती हुई आबादी। आबादी का इस प्रकार बढ़ना देश हित में नहीं है और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध किया था कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं सदन में और इसको पारित कराएं। आज देश के बहुत बड़े नागरिक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो स्वतः अपने आप आबादी नियंत्रित करने में लगे हुए हैं, जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं, जिनके 1 या 2 बच्चे हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी वर्ग है जिनके बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे दुखद बात यह है ये उस क्षेत्र में और उस आबादी में जो हैं लोग हैं, उस वर्ग में ये लोग हैं कि जहाँ इनके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए नहीं है, उनकी शिक्षा का पैसा नहीं है। वो लोगों को हमको समझाना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रित करना ये आपके अपने हित में है, देश के हित में है और जो संतान आप पैदा कर रहे हैं उनके हित में। अगर 2 बच्चे होंगे आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उनकी अच्छे से लालन पालन उनका जो ब्रॉटअप है अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 10 बच्चे हैं, लिमिटेड आय है, कैसे आप करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2019 में जनसंख्या की महत्वता को बताया था। लाल किले की प्राचीर से ही वर्ष 2020 में भी उन्होंने कहा कि हम बेटियों की शादी की आयु जो है वो बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। ये भी एक कदम जनसंख्या नियंत्रण की ओर ही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कड़े कदम लेने में हिचकते नहीं हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम भी उनके कर कमलों से होगा। उनके द्वारा देश के हित में बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं। धारा 370-35 को हटाया गया, राम मंदिर कार्य आरंभ उनके द्वारा किया गया। इसी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी खंजर लटकी रहती थी, 3 तलाक का बिल, उसको उन्होंने अबॉलिश करने का काम किया। तो ये सब बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा काम है जो उनके कर कमलों से ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात ही कर रहे हैं तो जो कड़क फैसले होते हैं वो उनके द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का फैसला लिया गया हो, चाहे 370-35 का फैसला हो या फिर राम मंदिर का जो डिसीजन आया वो रहा हो। क्योंकि हम शुरुआत से ही जानते हैं कि वो कोई भी फैसला लेने में नहीं झिझकते हैं। आज हम अगर स्थिति देख रहे हैं कोरोना को लेकर काफ़ी बेहतर होती जा रही है और ये सब अगर हम देखें, WHO की तरफ से भी खुद कहा गया था कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से स्थिति नियंत्रित है और काफ़ी बेहतर स्थिति होती जा रही है। अब अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं। फिलहाल ये तो कोरोना को लेकर एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं आपसे ही आपके बारे में कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जैसे आपने बताया आप स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल के बारे में आपने बताया, पॉलिटिक्स से हट के और कुछ बताएं। नहीं, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिवेट रखता हूँ अपने आप को। मैं नियमित रूप से योगा करता हूँ और मैंने पिछले 1 वर्ष में लगभग अपना 15 kg वेट घटाया और वो भी मैंने ब्रिस्क वॉक और योगा के माध्यम से ही घटाया। तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पिछले दिनों अगर आप ध्यान हो, उन्होंने एक वीडियो अपने बारे में जारी किया था। मुझे लगा जब इस आयु में वो इतना ज़बरदस्त वर्कआउट करते हैं तो हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम शुरू किया। मुझे देख के बच्चों ने, परिवार में पत्नी ने, सभी ने शुरू किया। तो जो उनके द्वारा फिट रखने का अपने आप को और फिट रहने का जो एक मंत्र है वो आज दुनिया में सब लोग मान रहे हैं। माननीय मोदी जी ने यूएनओ में जब एक प्रस्ताव रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को रखा जाए, लगभग सभी देशों ने उसका समर्थन किया और आज योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रचलन हो गया है। कोरोना काल में भी ये देखने में आया है जो लोग नियमित योगा करते हैं उनके ऊपर
इसका असर कम हुआ, उनकी इम्यूनिटी बेटर हुई। तो इसको पूरे विश्व ने अपनाया। तो माननीय मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो वचन होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं या जो उनका सुझाव होता है, उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो एक परफेक्ट है, परफेक्शन की ओर है। कि जब उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने हिमालय की गोद में अपनी साधना भी की, राजनीति में आए तो 20 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बट दिन रात काम करते हैं। आज तक कोई उनके ऊपर विरोधी भी किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा पाया। उनकी कैबिनेट में लोग बाकायदा तैयार होकर जाते हैं कि कैसे हमको जवाब देना है, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी होती है। तो बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं और उनकी टीम में रहना है तो अपने आप को उनके हिसाब से अपडेट रखना ही पड़ता है। बिल्कुल। और आप जिस तरीके से अपडेट रहते हैं, और आपने बताया कि योगा आपने 15 kgs लूज किया है, तो आपसे तो आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये काबिल तारीफ है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। बहरहाल मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी मन में था ये सवाल, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था जिसमें आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गाजियाबाद का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन नगर रख दिया जाए, तो ऐसा विचार कहाँ से आया? देखिए, गाजियाबाद का जो नाम है ये मुस्लिम शासक के एक जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके नाम पे है, गाजीउद्दीन के नाम पे। माननीय योगी जी ने लगभग, ये मैंने पत्र 1-1.5 वर्ष पूर्व लिखा था, और उस समय बहुत सारे शहरों का नाम बदला गया था। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं, तो मैंने मोदी जी से, माननीय योगी जी से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि साहब, जहां इतने अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे शहरों के नाम हिंदुओं के उस पे हो रहे हैं, और गाजियाबाद में महाराजा अग्रसेन के वंशजों की जो वैश्य समुदाय है उसकी जनसंख्या काफ़ी है, बहुत विकास कार्य किए हैं वैश्य समाज ने, उनका योगदान बहुत है, और कोई भी नगर उनके नाम पे नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गाजियाबाद, जो कि एक मुस्लिम शासक के गवर्नर के नाम पे है, उसका नाम परिवर्तित करके महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाए। चलिए, बस मेरे मन में यही सवाल था कि मैं जानना चाहती हूँ कि नाम बदलने का विचार कहाँ से आया। बहरहाल अब मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि संसद में एक बहस उठी थी। सपा सांसद जय बहादुरी, जो जया बच्चन हैं, उन्होंने जो सांसद रवि किशन है उन पर टिप्पणी की थी, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफ़ी कुछ उछल कूद हुई है और काफ़ी सारे सवाल सामने आए हैं। तो अगर हम देखें, जो टिप्पणी सांसद जया बच्चन की तरफ से की गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रकरण था बहुत बढ़ गया, इसकी इतनी शायद आवश्यकता नहीं थी। रवि किशन जी जो माननीय सांसद हैं हमारे गोरखपुर से, उन्होंने एक बहुत अच्छी और सधी हुई बात ये कही थी कि बॉलीवुड की छवि आज ड्रग्स की वजह से काफ़ी ख़राब हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड में हर व्यक्ति खराब नहीं है, गिनती के लोग हैं जो पूरी तालाब को गंदा कर रहे हैं। उन्होंने उसको उस कंटेस्ट में कहा था। जया जी ने उसको, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी संसद सदस्य हैं, मेरे व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध हैं, सीनियर सांसद हैं, उन्होंने उसको पर्सनली लिया और उन्होंने उसमें थाली में छेद और इस प्रकार की बातें कही। मुझे लगता है कि अगर नहीं कहती तो बेहतर होता। उनका सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, अमिताभ बच्चन साहब बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। उनके परिवार को कुछ भी कहने से पहले मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, धीरे धीरे सामने आ ही रहा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बॉलीवुड में लाखों लोग काम करते हैं, उसमें 5, 10, 15, 20, 25 लोग अगर हैं भी, तो पूरे बॉलीवुड को तो बदनाम नहीं किया जा सकता, उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता इस काम के लिए। जो लोग हैं उनको सरकार और एनसीबी सामने लाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोग कम से कम अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। आज बॉलीवुड के बारे में जो चर्चा होती है, उसमें ड्रग्स की बात होती है, तो उसमें सभी लोगों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लग जाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसकी जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाकी लोग अपना काम करें। बॉलीवुड ने इस देश को
बहुत एंटरटेन किया है और वक्त वक्त पे जब ज़रूरत पड़ी है तो वो देश की मुख्य धारा में भी शामिल हुए हैं। जैसे अभी भी कोरोना काल में अक्षय कुमार जी ने बहुत बड़ा डोनेशन, लगभग 25 करोड़ का डोनेशन उन्होंने दिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा डोनेशन दिया है। तो हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बुरे लोग हैं उनको सरप्रेस करें और अच्छे लोगों को आगे लाएं। और दशहरा सीज़न आने जा रहा है, ये तो प्रतीक है बुराई पे अच्छाई का, तो हम लोग को लगता है अच्छाई प्रिवेल करेगी और जो लोग अच्छे हैं वो और आगे आएंगे और तरक्की करेंगे। बिल्कुल, त्योहारी सीज़न आ रहा है और अगर हम त्योहारी सीज़न की बात करें तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स अब नवंबर में भी हैं। और अगर हम आने वाले वक्त की बात करें, क्योंकि अब हम बिहार विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, तैयारियां, तारीखों का ऐलान हो गया, तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैं आपसे थोड़ा पूछ लेती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे एक और सवाल भी करना है। बिहार विधानसभा चुनाव क्या? नहीं, बिहार विधानसभा में एनडीए बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे बिहार के जितने लीडर हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे नित्यानंद राय जी हैं, आदरणीय सुशील मोदी जी हैं, सबके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जीत से हम जीतेंगे। सब लोग जानते हैं बिहार में आरजेडी ने किस प्रकार का आतंक मचा के रखा था, तो उस सब चीज़ों की लोगों को याद ताज़ा है और सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन का राज हो बिहार में। तो हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। चलिए, इसके लिए तो हम 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं और 2022 में भी जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारियां तो अभी से ही शुरू हो गई, जैसे कि हम विपक्ष को ही देखते हैं, तो हमारी तरफ से, जैसे कि मैं बीजेपी की तरफ से बात करना चाहूँ तो क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, हमारे दोनों लीडर 24 घंटे काम करते हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। विपक्ष चुनाव को सामने रख के काम करता है, हम लोग चुनाव को सामने रख के काम नहीं करते हैं। हम लोग 24/7 काम करते हैं, देश की प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। लोगों ने खुद अंतर महसूस किया है, माननीय योगी जी किस प्रकार से काम करते हैं। आपको याद होगा उनके पिताजी की दुखद मृत्यु हुई, लेकिन वो लखनऊ छोड़ के नहीं गए, वो उस समय भी काम करते रहे। तो ये कितना बड़ा त्याग उनका है कि अपने पिता की मृत्यु पे भी वो वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ नहीं गए और उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए इस समय ये आवश्यक है कि मैं प्रदेश की जनता की सेवा करूँ। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व को सभी लोग सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और 2022 का चुनाव तो हमारे लिए मुझे लगता है कोई कंपटीशन है ही नहीं, चूँकि लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाती है, अखिलेश जी के पीरियड में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हैं, मायावती जी ने किस प्रकार लोगों को जाति में बांट के काम किया है। तो बीजेपी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। जो कि आप, जैसे कि आपने अभी बोला कि जो विपक्ष है काफ़ी सवालात होते हैं, घड़ियाली आंसू होते हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई, तो उसका क्या असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, कुछ घटनाएं हुई हैं जिनकी निंदा हम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो घटनाएं हुई उनके सामने तीव्र गति से हम लोगों ने उसमें इंक्वायरी की है, उसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ, जैसे आपका विशेषकर जो आप हाथरस के बारे में जो वर्तमान में हुई है, आप देखिए माननीय योगी जी ने तुरंत सीबीआई जांच के लिए उसमें आदेश किए, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च जांच संस्था है। तो घटनाएं हुई हैं, दुखद हैं, निंदनीय हैं, लेकिन किसी भी घटना का ऐसा नहीं कि उसकी हम लोग लीपापोती कर रहे हैं। उसमें बाकायदा एफआईआर हो रही है, टॉप लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए यूपी में जो माफिया थे, एक एक करके सबकी संपत्ति कुड़क की जा रही है, सबकी संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है माननीय योगी जी का कि जो भी बदमाश है
उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई से चूकेंगे नहीं और आने वाले आप समय में देखेंगे कि और अच्छी तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश को तो जो भाजपा का अपना जो उनका एक संकल्प है कि यहाँ पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ देंगे बदमाशी का, तो किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। और प्रदेश की जनता को अच्छा कानून व्यवस्था हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, एक तरीके से यूपी जो अभी यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम देखा जाता है तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा, अपराध मुक्त यूपी कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए, आज इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको सब लोग लेके बात करते हैं, हम भी चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है, लेकिन आप जो एक फ़र्क महसूस करिए, आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। जो पहले माफियागिरी थी कि साहब कुछ जाति विशेष के लोग अपराध करते थे, उनके खिलाफ FIR नहीं होती थी या सरकार का उनको संरक्षण होता था, आज वो बात नहीं है। आज सरकार कोई भी अपराध होता है उसकी FIR करके उसकी गहन विवेचना करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको सज़ा दिलाने का काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अंतर है कि उस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो सरकार की है। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि आगे इस उपलब्धि को और भी बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ये थे गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की तो बातचीत की ही और साथ ही साथ फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं वो बताया और बीजेपी की तरफ से आने वाले वक्त के लिए क्या क्या तैयारियां हैं वो भी शेयर की। इसी तरह से हम और भी खास बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।